हिंदू धर्म में एक अवधारणा के ऊपर काफी विश्वास रखा जाता है, वो है कर्मा। हमारे पुराणों से लेकर धर्म ग्रंथों में भी ये बात कही गई है कि कर्म लौट कर जरूर आते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे। कुछ कर्मों के फल भयंकर हो सकते हैं। माँ बाप के किए गए कर्मों के फल उनके बच्चों को भी भुगतने पड़ते हैं। इसी बात को सही ठहराने वाली एक कहानी या क्राइम स्टोरी आज मैं आपको बताऊंगी। आज हम जानेंगे कि कैसे 28 साल पहले किया गया एक गुनाह आगे चलकर पूरे परिवार का काल बन गया। वेलकम टू द शो द मर्डर मिस्ट्री ऑफ गुप्ता फैमिली। 5 नवंबर 2024 मंगलवार का दिन था। वाराणसी के वधेनी इलाके में राजेंद्र गुप्ता का घर है, जिसमें राजेंद्र अपनी पत्नी नीतू और 3 बच्चे नवनेंद्र, शुभेंद्र और गौरांगी और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। 5 नवंबर के दिन सुबह से परिवार का कोई भी सदस्य नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब घर की हाउस हेल्प सुबह 11 बजे आई तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाकर उसने देखा तो नजारा दिल दहला देने वाला था। घर में 4 लाशें थी, राजेंद्र की पत्नी और 3 बच्चे। सभी को 2-2 गोलियां मारी गई थी, एक गोली सर में और एक गोली सीने में। एक साथ 4 कत्ल हुए थे। पूरे शहर में ये बात आग की तरह फैल गई। तुरंत ही पुलिस की टीम मौके वारदात पर पहुंच जाती है और तफ्तीश शुरू की जाती है। राजेंद्र गुप्ता के पूरे परिवार की जान जा चुकी थी, लेकिन राजेंद्र गुप्ता कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। पुलिस ने आशंका जताई कि राजेंद्र ने ही अपने परिवार का कत्ल किया और फरार हो गया। राजेंद्र गुप्ता लिकर का बिजनेस करता था। जिस घर में वो रहता था वहीं पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग किराए पर थी, जिसमें कुल 40 किराएदार रहते थे। पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी थी। ओवरऑल पैसों की कोई कमी नहीं थी। एक भरा पूरा परिवार भी था। ऐसे में राजेंद्र गुप्ता पर शक क्यों किया जा रहा था? दरअसल राजेंद्र को सभी लोग शॉर्ट टेम्पर्ड बताते हैं। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आता था। उस पर बहुत से क्रिमिनल केसेस भी थे। ऐसे में उस पर शक करना लाजमी था। लेकिन जो भी सच्चाई है वो जानने के लिए गुप्ता को ढूंढना जरूरी था। अब पुलिस ने राजेंद्र गुप्ता के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करना शुरू की। फोन की लोकेशन मौके वारदात से दूर रोहनिया के मीरपुर रामपुर गांव में मिली। अब पुलिस सोच में पड़ गई कि जिसके पूरे परिवार का कत्ल हो गया वो शहर से दूर एक गांव में आखिर क्या कर रहा है। पुलिस की एक टीम फौरन मीरपुर रामपुर गांव के लिए रवाना हुई। मोबाइल लोकेशन के मुताबिक एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान में पुलिस पहुंच गई। यहाँ पुलिस को जो मिला वो और भी हैरान करने वाला था। इस मकान के अंदर बिस्तर पर राजेंद्र गुप्ता की लाश पड़ी थी। ठीक अपने परिवार के बाकी लोगों की तरह उसे भी सिर और सीने में एक एक गोली मारी गई थी। लेकिन जो बात परिवार के बाकी लोगों से अलग थी वो थी राजेंद्र की लाश बिल्कुल बिना कपड़ों की थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। राजेंद्र गुप्ता की इस हाल में मिली लाश ने इस केस को मानो अचानक से पलट कर रख दिया था, क्योंकि अब तक पुलिस ये मानकर चल रही थी कि गुप्ता ने ही अपने पूरे परिवार की हत्या की होगी। गुप्ता ने खुदकुशी कर ली होगी ऐसा भी पुलिस को लगा। पुलिस को लगा कि हत्या करने के बाद उसने खुद को भी गोली मारकर खुद की जान ले ली होगी। लेकिन वहां जिस तरह से उसके सर और सीने में गोली लगी थी उससे तो ये बात साफ थी कि गुप्ता ने कम से कम खुदकुशी तो नहीं की। अब पुलिस ने किसी और एंगल से छानबीन शुरू की। राजेंद्र गुप्ता जाने माने कारोबारी थे और वो लिकर का बिजनेस करते थे। ऐसे में कारोबार से जुड़े दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। राजेंद्र गुप्ता के परिवार में उनके साथ रहने वाली उसकी मां शारदा देवी ही उस दिन जिंदा बच पाई थी। पुलिस ने अब उनसे पूछताछ करना शुरू की। शारदा देवी ने इस कत्ल को लेकर जो कहानी सुनाई उसने मामले को एक और ही नया मोड़ दे दिया। शारदा देवी ने शक जताया कि इस वारदात के पीछे उनका पोता और राजेंद्र का भतीजा विशाल उर्फ विक्की गुप्ता हो सकता है। असल में विक्की पहले भी गुप्ता के पूरे परिवार के कत्ल की बात कह चुका था और विक्की
अपने ताऊ राजेंद्र गुप्ता के साथ पुरानी दुश्मनी भी थी, लेकिन सवाल है कैसी दुश्मनी। अब कहानी एक फिल्मी मोड़ लेने वाली थी। इसके लिए आपको 28 साल पीछे चलना होगा। तो बात है साल 1997 की। यही वो साल था जब गुप्ता परिवार में खून खराबे की शुरुआत हुई। राजेंद्र गुप्ता के पिता लक्ष्मी नारायण गुप्ता बनारस के जाने माने कारोबारी थे। लक्ष्मी नारायण के दो बेटे थे, राजेंद्र गुप्ता और कृष्णा गुप्ता। लक्ष्मी नारायण अपने छोटे बेटे कृष्णा को बिजनेस में ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, क्योंकि वो इस सब में होशियार थे, कारोबार की अच्छी जानकारी रखते थे, पिता की बात भी मानते थे। इससे उल्टा राजेंद्र थे, लेकिन राजेंद्र पिता के इस रवैये से नाखुश थे। लेकिन जब पिता ने कारोबार का ज्यादातर हिस्सा छोटे भाई कृष्णा के हवाले किया, तब राजेंद्र को यह बात बर्दाश्त से बाहर लगी। राजेंद्र गुप्ता बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसने एक प्लान बनाया और रात के समय जब सब सो रहे थे, तब सो रहे अपने भाई कृष्णा और भाभी बबीता पर गोली चलाई। बिल्कुल वैसे ही एक गोली सीने में और एक गोली सर में। इसके बाद राजेंद्र को गिरफ्तार किया गया। अब राजेंद्र गुप्ता जेल में बंद था। इधर कृष्णा के मरने के बाद लक्ष्मी नारायण ने अपने पोते और कृष्णा के दो बेटे जुगनू और विकी को कारोबार के बारे में सिखाना शुरू कर दिया। पिता के ऐसे रवैये से राजेंद्र को और गुस्सा आने लगा था। लेकिन साल बीत रहे थे। 2003 में 6 साल बाद जेल में गुजारने के बाद जैसे ही अपने भाई भाभी के कत्ल की सजा में पैरोल मिली, बाहर आकर उसने एक और बड़ी वारदात को अंजाम दिया। राजेंद्र जेल से सीधा अपने पिता के पास गया और कारोबार में हिस्सा मांगने लगा, लेकिन पिता ने साफ इनकार कर दिया। इस बात ने आग में घी डालने का काम किया। अब राजेंद्र ने पिता को भी रास्ते से हटाने की ठान ली और एक दिन शहर के रामचंद्र शुक्ला चौराहे के पास लक्ष्मी नारायण गुप्ता और उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या करवाई। जांच में पता चला कि बेटे राजेंद्र ने ही सुपारी देकर यह हत्याएं करवाई थी। एक के बाद एक हुई 4 हत्याओं के बाद भी 2 साल के अंदर वो फिर से पैरोल पर छूट कर आया। कुछ सालों बाद गवाह के टूट जाने, मुख्य गवाह शारदा देवी यानी राजेंद्र की मां के मुकर जाने और साक्ष्य के अभाव में राजेंद्र गुप्ता जेल से बाहर आ गया। राजेंद्र गुप्ता ने 2 शादियां की थी। पहली शादी 1995 में हुई, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया। पहली पत्नी से उसका एक बेटा था, लेकिन 1997 में माँ बेटे ने हमेशा के लिए राजेंद्र का घर छोड़ दिया। भाई भाभी को मारने के बाद जब राजेंद्र पैरोल पर बाहर आया, तब उसने अपने ही एक किराएदार की बेटी से प्रेम विवाह किया। नीतू ब्राह्मण परिवार से थी। नीतू ने क्रिमिनल से शादी की, ये जानकर परिवार वालों ने उससे संबंध तोड़ दिए। अपने पिता और भाई भाभी को मारकर भी राजेंद्र बेगुनाह करार दिया गया। इसके बाद राजेंद्र के जीवन में ठहराव आया। पुश्तैनी जमीन और किराए पर कमरे देने के साथ साथ उसने अपने ही जमीन पर शराब की दुकानें शुरू की। इससे उसकी आमदनी बढ़ी। शादी के बाद दूसरी पत्नी नीतू से उसे 3 बच्चे हुए। माता पिता के गुजरने के बाद अब कृष्णा के बच्चे की जिम्मेदारी राजेंद्र की मां शारदा देवी पर थी और शारदा देवी राजेंद्र के साथ उसके घर में रहती थी। ऐसे में कृष्णा के 3 बच्चे प्रशांत उर्फ जुगनू, विशाल उर्फ विक्की और बेटी डॉली को भी राजेंद्र और नीतू ने पालने लगे, लेकिन उनके साथ हमेशा से ही भेदभाव होता रहा। राजेंद्र गुप्ता अपने भतीजों को पसंद नहीं करता था। हमेशा तीनों बच्चों को गाली देता था। छोटी छोटी गलतियों पर धूप में बांध कर मारता था। बर्थडे जैसी छोटी छोटी खुशियां भी बच्चों को नसीब नहीं थी। धीरे धीरे पढ़ाई के लिए जुगनू और विक्की बैंगलोर चले गए और डॉली यानी विक्की और जुगनू की बहन उसकी शादी करवा दी गई, जिसमें राजेंद्र ने किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं की। विक्की और जुगनू दिल्ली एनसीआर में रहकर अपना काम करते थे। हत्या के बारे में पता चलते ही जुगनू तो बनारस पहुंच गया, लेकिन विक्की नहीं आया। इस बीच जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि विक्की ने अपने करीबियों से कई बार राजेंद्र गुप्ता को मारने की बात कही थी। पुलिस ने विक्की के बहनोई को नोएडा से हिरासत में लिया और पूछताछ की तो ये बात कंफर्म हुई कि विक्की ने ऐसा कुछ कहा था कि इस बार दिवाली में ताऊ और उसके परिवार को मार डालेगा। छानबीन करते हुए पुलिस को पता चला कि विक्की कुछ समय के लिए तमिलनाडु में भी था
जहां पर उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। वहां पर उसके कुछ दोस्त और गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ की जा चुकी है। अब तक तो विकी का इस हत्या से कनेक्शन होने के बहुत से सबूत मिल चुके हैं, लेकिन जब तक वो खुद कुछ कन्फेस नहीं करता तब तक इस बात को एक थ्योरी की तरह ही देखा जाएगा। फिलहाल तो पुलिस विकी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। विकी इस मामले में संदिग्ध है। इसके आगे अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर बनाऊंगी। इस कहानी से हमें कुछ चीजें सीखने को मिलती है। संपत्ति के लालच में आकर अपने ही भाई भाभी और पिता की हत्या करने वाले राजेंद्र को तो उसके किए की सजा मिल गई, लेकिन उसके साथ उसके मासूम बच्चों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। विकी ने अगर ये हत्याकांड किया है तो इसमें उसकी गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ये सब करने के पीछे सिस्टम का भी हाथ है। अगर राजेंद्र को जेल हुई होती तो वो अपने पिता लक्ष्मी नारायण का कत्ल ना कर पाता और ना ही विकी और जुगनू अनाथ होते। आपका इस सब पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस कहानी का पार्ट 2 जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।